दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरक्षण के बारे में। और आरक्षण के विषय पर बोलो यानी यूं समझिए कि एक तलवार की धार है। अगर थोड़ा सा यहाँ हुआ तो जो आरक्षण ले रहे हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, और थोड़ा सा यहाँ हुआ जो आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा है वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण के विषय में बोलने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो लोग आरक्षण के बारे में गलत या सही बोलते हैं उनको पहले आरक्षण क्यों दिया गया, इसका क्या रीजन है, इसका समाज पे क्या प्रभाव है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन उन तक के पहुंच सके। सबसे पहले हम समझते हैं समाज में दो वर्ग है। जो एक ऐसा वर्ग जिसको आरक्षण मिलता है, एक ऐसा वर्ग जो आरक्षण से वंचित रहता है। अब क्या होता है दोस्तों, एक बच्चा या एक समुदाय के लोग जो उसी माहौल में यानी जिसको आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण को अच्छा कहते हैं, वहीं पला बड़ा है, तो उसकी धारणा धीरे धीरे कन्फर्मेटिव होती जाती है। कन्फर्मेटिव यानी क्या, वो दिन रात ये सुनते रहता है कि हमको आरक्षण मिला है, आरक्षण अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोग इसको छीनना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जिनको आरक्षण नहीं मिलता है उनके घर में, उनके आसपास के लोगों से बच्चे ये सुनते रहते हैं कि हमारा हक किसी और को मिला है, आरक्षण समाज को विकसित करने में अच्छा नहीं है। तो ये सब बातें जो अपने अपने वर्ग में अपने अपने बच्चे सुनते हैं वो इतने कट्टर हो जाते हैं कि एक समय जब ऐसा आता है कि इस मुद्दे पे अगर कोई बात करता है, कोई अपने सजेशन रखता है, सुझाव रखता है, तो हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज हम जो बात करेंगे फैक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आरक्षण भारत में क्यों लाया गया। आरक्षण भारत में 1919 में ही लाया गया, जब ब्रिटिशर्स का कानून इस देश में चलता था। आरक्षण आज का नहीं है। और ये भी एक बात सही है कि आरक्षण सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि अब्रॉड में भी है। यानी आप अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, फ्रांस कहीं पर भी देखेंगे तो आरक्षण रहेगा। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ कोटा फिक्स किया है और वो कोटा बढ़ते जाता है, और वहां कोटा नहीं, प्रेफरेंसेस से अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। पहले हम समझते हैं कि आरक्षण देते क्यों हैं। आरक्षण इसीलिए देते हैं जो इंसान सोशली बैकवर्ड हो। सोशली बैकवर्ड यानी क्या, सोशली बैकवर्ड यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। यानी अगर कोई दलित है, कोई वंचित समुदाय से है, समाज से है, तो उसको पढ़ने का हक नहीं दिया जाता था। हमने देखा हमारे कई हजार 1500 साल पहले से जो दलित समाज के शूद्र लोग थे उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता था। इसका एक मोटा माटी एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, जो अपने स्कूल में ही बाहर बैठ करके पढ़ाई करते थे। इवन उनको पानी भी लेना रहता था तो प्यून ही उनको पानी ऊपर से देता था। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेस पे होता है उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। उसके बाद में आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है क्यों? क्योंकि इस समाज में 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं। लेकिन हर सेक्टर में क्या 50% महिलाएं हमको हर सेक्टर में दिखती है? नहीं। आज भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में 10% महिलाएं हैं, सिविल में 10% महिलाएं हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है प्राइवेट, वहां पर भी हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इन जेंडर में भी रिजर्वेशन देने का कारण यही है कि ये जो 10% भागीदारी है कम से कम वो रिजर्वेशन के माध्यम से बढ़े। ये नहीं है कि 10% महिलाएं पॉलिटिकल सिविल सेक्टर्स में है तो 40% महिलाएं काबिल नहीं है। हो सकता है उनको अवसर बराबर में नहीं मिला है। तो ये होता है जेंडर। ठीक है। इसके बाद में रेसिस होता है। रेसिस यानी गोलाकारा, जो कि हम अमेरिका में देखते हैं, इसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इनको हटाने के लिए रिजर्वेशन दी जाती है। दूसरा है एजुकेशनली डिस्क्रिमिनेशन। यानी क्या होता है, एक डॉक्टर का बेटा होता है, उसको पढ़ने के लिए बचपन से अच्छी स्कूल मिलती है, अच्छी ट्यूशन मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। जो चीज एक ग्रामीण भाग से जो आता है, या मैं यूं कहूं कि एक ऑटो वाला, रिक्शा वाला, इस समाज के जो वंचित या दुर्बल लोग हैं, इनकी फैमिली में बच्चों को समय समय पर ये संसाधन नहीं मिलते हैं जो ओपन कैटेगरी के लोगों को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली उनका वो एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है, वो उनके पास चीजें भी नहीं होती, अच्छी स्कूल भी नहीं होती, अच्छी ट्यूशंस भी नहीं होती है, वो एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं समाज में पीछे पीछे होते जाते हैं। तो समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सभी समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसी वजह से आज जो है, आज से मतलब ब्रिटिशर्स के रूल में ही 1919 में ही रिजर्वेशन लाया गया था ताकि हर समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ सके। लेकिन आज कंडीशन ये है कि एससी को 10%, एसटी को 7.5%, फिर उसके बाद में ओबीसी को 27%। अभी मोदी जी आने के बाद में इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियली बैकवर्ड है तो उनके भी बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी का
हक नहीं मिलता है, अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये देखते हुए 10% वहां पे भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है। तो टोटल जो आरक्षण है वो 54.5% हो रहा है। अगर इसमें भी कोई ना कोई समुदाय समय समय पर ये मांग करेगा कि हमको भी आरक्षण में जोड़िए, और ये जो आरक्षण लेवल है बढ़ता जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये सेव मेरिट सेव नेशन का जो एक नारा लग रहा है ये और बुलंद होगा। ये नारा भी कुछ हद तक सही है, मैं इससे भी अग्री करती हूँ। ये क्यों सही है इसको मैं आगे जाकर के बताऊंगी। मैं ये भी मानती हूँ कि आरक्षण भी सही है, सेव मेरिट सेव नेशन भी सही है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि कई 70 सालों के ऊपर हो गए हैं ये जो रिजर्वेशन का कानून बने, तो कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन के कानून में संशोधन होना चाहिए। पब्लिक ने भी अलग अलग होकर अपनी अपनी रिजर्वेशन लड़ने के बजाय एकजुट होकर के ऐसी गवर्नमेंट को चूज करना चाहिए। सो ज्यादा से ज्यादा आईआईटी, एनआईटी, वीआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स ऐसी कॉलेजेसों का निर्माण करें। जब संसाधन बहुत होंगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पढ़ने की, और बहुत ज्यादा उनको इस चीज का फायदा होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद में बात चलती है हमारे कई लोगों का जो रिजर्वेशन के अपोज में है। वो कहते हैं कि जब ये संविधान इक्वालिटी की बात करता है तो आरक्षण देना तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी। एक परिवार है जिसकी आय लिमिटेड है, उसके घर में 2 बच्चे हैं, एक ए एक बी। ए स्वस्थ है और बी, ए को भी 1 ग्लास दूध मिलता है और बी को भी 1 ग्लास दूध है। कुछ समय बाद में बी बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर कहता है इसको स्वस्थ करने के लिए 2 ग्लास दूध चाहिए, लेकिन ये परिवार की आय सीमित है इसलिए वो एक्स्ट्रा दूध नहीं मंगाते हैं। तो उस परिवार की माँ क्या करती है, जो ए बच्चा होता है कुछ समय के लिए उसका जो 1 ग्लास दूध है वो बी जो बच्चा है उसको दे देते हैं, ताकि ये जो दुर्बल बच्चा है ये थोड़े समय के लिए इसको जो एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है उससे ये ए के बराबर खड़ा हो जाए, और ए तो स्वस्थ है ही। इस तरह से समानता एक समाज में आ जाए। तो ये ए कैटेगरी का जो बच्चा है ये कोई और नहीं है, ओपन कैटेगरी है। और ये जो बी और वीकर बच्चा है ये कोई और नहीं है, ये है SC, ST, OBC जो रिजर्वेशन में आते हैं। और ये जो मदर है वो कोई और नहीं है, इंडिया है। और ये जो इनकी लिमिटेड आय की जो मैं बात कर रही हूँ ये है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस। तो आरक्षण देना, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं। प्रोटेक्टिव यानी एक समाज को बाकी समाज की मुख्य धाराओं में लाने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। समाज में अराजकता आएगी, समाज में विद्रोह होगा, लूटपाट, क्योंकि एक जब समाज का स्तर बहुत अप एंड डाउन हो जाएगा तो लूटपाट ये सब होने वाला है। और समाज तभी, देश तभी विकसित होगा जब सभी वर्ग के लोग साथ में चलेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था। किसने पिटीशन दायर किया था? इंदिरा नाम की एक महिला ने, और उसके बाद में नागार्जुना नाम के एक व्यक्ति ने पिटीशन डाला था कि ये जो हम रिजर्वेशन SC, ST और OBC को दे रहे हैं इसमें क्रीमी लेयर को ऐड करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर यानी ये है कि अगर कोई व्यक्ति 20-30 साल तक के आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी लेता है, उसकी सरकारी आय उसको मिलती है, तो ऑफ कोर्स 20-30 साल के बाद में क्या उसका लेवल वही रहेगा जब वो रिजर्वेशन के पहले था? नहीं, उसका सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली लेवल बढ़ गया है, यानी वो समाज के उच्च वर्ग के साथ में आ गया है। तो ये जिसने पा लिया है उसने ये रिजर्वेशन छोड़नी चाहिए, ताकि इसके नीचे वेटिंग में इसी समुदाय के लोग जो वेट कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए उसको वो अवसर मिल सके। ये अपनी जगह छोड़ेगा तभी ये वर्ग, तभी उसी के साथ ही उस वर्ग तक के आएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट, 2006 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार अपना जजमेंट दिया है कि ये जो क्रीमी लेयर है ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन 2006 से लेके अभी तक की ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम अपने ही समाज के लोगों के साथ में अन्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि OBC के लोग भी, आज मराठा का भी हम देखते हैं, लड़ते सभी है आरक्षण के लिए। जब आरक्षण एक व्यक्ति को मिल जाता है वो उसको 20-30 साल तक उसका आनंद लेता है और एक अच्छी ऊंचाई तक आ जाता है, फिर भी उसका संभोग कर रहा है ये बिना देखे कि मेरे नीचे मेरे ही समाज का एक व्यक्ति इन सब मूलभूत सुविधा से वंचित है, तो क्यों ना मैं अपनी ये जगह छोड़ू और उसको उस जगह तक आने दूं। तो आज क्रीमी
लेयर में यही सब हो रहा है, तो क्रीमी लेयर का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम सेव मेरिट सेव नेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज है। क्यों? क्योंकि सेव मेरिट सेव नेशन में ऐसे व्यक्ति है जो मैंने कहा क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, इनका एजुकेशनल लेवल, इनका इकोनॉमिक लेवल, इनका सोशली लेवल अब ऊपर आ गया है, फिर भी ये अपनी पोस्ट नहीं छोड़ रहे हैं। और यही जब ओपन कैटेगरी के साथ में पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जो एक मेरिट बच्चा है उसको अपने ही साथ के बच्चे के साथ में नंबर कमाने से या किसी भी परिस्थिति में इसको एडमिशन मिल जाता है रिजर्वेशन के तहत, और ये पीछे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग को दुख होता है। क्योंकि आप अगर अपनी सीट किसी गरीब वंचित के लिए छोड़ रहे हो तो वो दुख नहीं होता है, लेकिन आपके बराबर के लेवल के व्यक्ति के लिए ही आप ये चीज से आप इस चीज को छोड़ रहे हो तो वो दुख हमको होता है। तो क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट नहीं करने का, और लोगों में ये चीज जब लोग देखते हैं कि हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे ही साथ में अच्छी इंस्टीट्यूट में ट्यूशन में ये लोग पढ़ते लिखते हैं, और फिर टाइम पर हमको ये चीज नहीं मिलती और उनको वो चीज मिल जाती है, तो एक मन में ये चीज आती है। तो सेव मेरिट सेव नेशन ये आवाज जो उठ रही है, ये कई हद तक इसके ऊपर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट 10 साल के सर्वे में ये जाना गया है कि इंडिया के 85% टॉपर्स अमेरिका, यूएस इस तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। संभव सी बात है, अगर अच्छे नंबर लाने के बाद में भी इनको अच्छी कॉलेजेस में रिजर्वेशन के रहते हुए एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, तो ये इतना प्राइवेट कॉलेज में यहाँ इंडिया में पैसा खर्च करने के बजाय अब्रॉड में करेंगे। वहां इन्होंने एजुकेशन ले ली तो वहीं ये लोग सेटल हो जाते हैं। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है, जहां पर भी हम अपॉइंटेड है, सब इंडियंस हैं। तो ये एक तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब कई लोग सोचेंगे होता है तो होने दो, ऐसा नहीं है। होता हो तो होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली ग्लोबली अगर आप खड़े होना चाहते हो तो आपका टेक्नोलॉजी में आप टॉप होने चाहिए, डिफेंस में, डिफेंस वेपन्स वगैरह में आप टॉप होने चाहिए, पॉलिटिकली आप टॉप होने चाहिए। आज हमने देखा कि ये जो कोरोना वायरस आया है, आज इंडिया में वैक्सीन बनी है। अगर हमारे टॉपर्स दूसरी जगह जाते रहे तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी कई चीजों से हम पीछे रह जाएंगे। तो वर्ल्ड में भी अगर हमको टॉप रहना है तो हमको इन मेरिट्स को इंडिया में रखने के लिए सेव मेरिट सेव नेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कंक्लूजन में मैं यही कहूंगी कि जो लॉज बनते हैं और बहुत पुराने हो जाते हैं, 100 साल पुराने, तो समय के हिसाब से परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इन कानूनों में भी संशोधन होना चाहिए। समाज के जो निचला तबका है उसको रिजर्वेशन देके जब हम समाज को आगे लाने की बात करते हैं, तो हमको समाज में जो बेस्ट चीजें हैं उसको भी बाहर जाने से रोकना है, ताकि देश इस समाज से और इससे दोनों का हाथ जब मिलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है, देश में संसाधनों को बढ़ाइए। यानी आईआईटी कॉलेजेस है, एनआईटी कॉलेजेस है, ट्रिपल आईआईटी है, एम्स है, इनको हमको बढ़ाना है। जो कि हम देख रहे हैं 2014 से लेके अभी तक काफी इनमें इंक्रीमेंट्स हुए हैं। 70 साल के मुकाबले अभी काफी इंक्रीमेंट्स हुए हैं। साथ ही साथ हर सरकार को क्रीमी लेयर पे बात करनी चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि एक्चुअली जो वंचित समाज है वो भी ऊपर आ सके। ये तो ये क्रीमी लेयर का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है सेव मेरिट सेव नेशन। इनके लिए भी जब कानून में रिफॉर्म्स आए, रिजर्वेशन के कानून में, तो इनके लिए भी एक पॉइंट देख करके इन बच्चों को बाहर जाने से हमको रोकना है, ताकि टॉपर्स रहेंगे तभी इंडिया टॉप करेगा। तो इसी आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं आपको कुछ गलत लगा होगा तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक यू।